नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था विंशोत्तरी दशा में चाहे किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चले तो कौन कौन सी बातें, कौन कौन से तत्व सक्रिय हो जाते हैं, किन किन भावों के फल आएंगे, किन किन ग्रहों के फल आएंगे। तो इसी में हम आज बाकी बची 5 बातें और डिस्कस करेंगे। तो छठा सूत्र लीजिए, छठा कारक जो सक्रिय हो जाता है वो है भाव विशेषों का स्वामी होने के नाते। मतलब जिस भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है वो किन भावों का या किस भाव का स्वामी है। सूर्य चंद्रमा एक ही भाव के स्वामी होंगे, बाकी सभी ग्रह 2-2 भाव के स्वामी होंगे, और राहु केतु किसी भी भाव के स्वामी नहीं होते, तो उन पर राहु केतु पर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। तो भाव विशेषों का स्वामी होने के नाते दशानाथ जिस भाव में स्थित होता है और जिस या जिन भावों को देखता है और जिन ग्रहों से युति करता है, मतलब जिनके साथ बैठा हो या जिन्हें देखता हो, ये सब बातें भी उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में सक्रिय हो जाएंगी, मतलब इनसे संबंधित फल मिलेंगे। अब इसी प्रिंसिपल को, इसी सिद्धांत को हम महात्मा गांधी जी की कुंडली में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ गुरु जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ पर गुरु तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, तृतीयेश है, तृतीय में 9वीं राशि है धनु राशि, और छठे भाव में 12वीं राशि मीन राशि है गुरु की। तो गुरु आप देखो 2 दुस्थानों का, अशुभ स्थानों का, बेशक ये उपचय भाव भी हैं, उनका स्वामी है। तो गुरु यहाँ तात्कालिक रूप से अशुभ ग्रह हो गया। तो गुरु अब सप्तम भाव पर वो प्रभाव देगा अपनी दशा अंतर्दशा में। ये तात्कालिक अशुभ वाला प्रभाव, नैसर्गिक शुभ वाला तो देगा ही, वो पिछली बार हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ तात्कालिक अशुभ वाला गुरु प्रभाव देगा सप्तम भाव पर। गुरु ने अपनी 5वीं दृष्टि से देखा एकादश भाव को, उस पर भी ये प्रभाव जाएगा। अपनी 7वीं दृष्टि से देखा लगन को, उस पर प्रभाव जाएगा। अपनी 9वीं दृष्टि से देखा तृतीय भाव को, उस पर भी अशुभ प्रभाव जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि गुरु तृतीयेश है। कोई भी ग्रह अपने भाव को नहीं बिगाड़ता। यो यो भाव स्वामी युतो दृष्टो वा अस्ति तस्य तस्य भाव वृद्धि। अब गुरु यहाँ पर तृतीयेश होकर तृतीय को देख रहा है, तो तृतीय का अशुभ नहीं करने वाला है। फिर देखो गुरु के साथ तो कोई ग्रह है नहीं यहाँ, लेकिन गुरु ने देखा बुध को, उस पर गुरु के तृतीय षष्ठेश होने का प्रभाव जाएगा। बुध 9वें और 12वें भाव का स्वामी है, वहाँ पर भी ये प्रभाव जाएगा गुरु का, क्योंकि गुरु शुक्र को देखता है अपनी 7वीं दृष्टि से, और शुक्र है अष्टमेश और लग्नेश, वहाँ पर भी गुरु का प्रभाव जाएगा। फिर गुरु ने 7वीं दृष्टि से मंगल को भी देखा, और मंगल कहाँ का स्वामी है? मंगल है द्वितीयेश और सप्तमेश, तो वहाँ पर भी प्रभाव चला गया। इस तरह से लेते हैं इस सिद्धांत को, ऐसे समझ लीजिए। दोबारा से मान लो कि शुक्र यहाँ पर लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश यानी तात्कालिक अशुभ। तो यहाँ शुक्र में कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव अष्टम भाव का स्वामी होने के नाते आ गया। तो वही अब शुक्र जहाँ बैठा है, जिन ग्रहों के साथ बैठा है, जिस भाव को देखता है, वहाँ सभी पर शुक्र के अष्टमेश होने का अशुभ प्रभाव भी जाएगा। अब आइए अगला सिद्धांत लेते हैं, 7वां। दशानाथ जिस या जिन भावों का स्वामी है, इनका प्रभाव आएगा उस दशानाथ की दशांतर दशा में। जिस या जिन भावों का स्वामी है उनका फल तभी तो मिलेगा ना, जब उसकी दशा चलेगी। और दशानाथ के इस या इन भावों से अन्य भाव विशेषों में होने पर इन भावों पर प्रभाव, इन सब का फल उसकी दशांतर दशा में मिलेगा। तो जैसे अब समझिए आप कि गुरु तृतीयेश और षष्ठेश है यहाँ पर इस कुंडली में, तो इन दोनों भावों का फल गुरु की दशा में आएगा। अब आगे की बात करते हैं। तृतीयेश होने के नाते, तृतीय से कहाँ हुआ ये?
1 2 3 4 5, पाँचवें भाव में, मतलब तृतीयेश गुरु अपने से पंचम में बैठा है, लग्न से सप्तम में, तो पंचम भाव शुभ है, लक्ष्मी स्थान है, तो शुभ फल आने चाहिए। और मज़ेदार चीज़ ये देख भी रहा है 9वीं दृष्टि से, वो एडिशनल चीज़ है। तो इस तरह बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। जब आप दशा विश्लेषण करते हो तो बहुत सारी चीज़ देखनी होती हैं। फिर आइए, ये षष्टेश होके अपने से दूसरे में है, षष्टेश होके अपने से दूसरे में, लग्न से तो सप्तम में ही है, तो दूसरा भाव इतना अच्छा नहीं है जितना कि पंचम भाव। तो यहाँ पर गुरु के ऐसे समझ लीजिए तृतीय भाव के ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि तृतीय से ये पंचम में है, गुरु षष्टेश भी है लेकिन वहाँ से केवल द्वितीय में है। तो इस तरह से लगाना होता है, ठीक है। जिस तरह आप शुक्र को भी ले सकते हो, शुक्र अष्टमेश होने के नाते अपने से कहाँ चला गया, छठे भाव में, अष्टमेश, अष्टम से छठे में चला गया, तो अष्टम के इतने अच्छे फल नहीं देगा। अष्टम से सारे सेक्सुअल रिलेशन लेते हैं और उन पे बहुत दोष लगाए गए। ये पिछली जो हमने इतनी एनालिसिस की है महात्मा गांधी की कुंडली की, उसमें आप देख सकते हो, उसको सुन सकते हैं आप। तो यहाँ पर अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र अष्टमेश होकर अपने से षष्ठ में चला गया, छठे में, 6 8 12 त्रिक भाव है, अशुभ भाव है, लेकिन लग्नेश होने के नाते वहीं है। तो पर्सनैलिटी एकदम उभर के आई। लगन से देखते हैं पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एनालिसिस करनी है। अब आइए अगला लेते हैं प्रिंसिपल 8वां, दशानाथ के साथ स्थित या दशानाथ को देखने वाले ग्रह जिन भावों के स्वामी हैं। दशानाथ के साथ जो बैठे हैं ग्रह, युति कर रहे हैं, या दशानाथ को जो ग्रह देखते हैं, वो जिन भावों के स्वामी है, वे भाव, उन भावों से संबंधित फल भी इस दशानाथ की दशांतर दशा में आएंगे। तो इसको ऐसे लगाइए, मान लो अब शुक्र की दशा है, शुक्र के साथ कौन है, बुध। बुध कहाँ का स्वामी है, नवम और द्वादश का। तो नवम और द्वादश के फल शुक्र की दशा में मिलेंगे। फिर आइए मंगल शुक्र के साथ स्थित है, और मंगल कहाँ का स्वामी है, मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश है। तो दूसरे और सातवें भाव के फल भी शुक्र की दशा में मिलेंगे। फिर शुक्र को कौन देख रहा है, ग्रह गुरु, सातवीं दृष्टि से गुरु देख रहा है। और गुरु किन भावों का स्वामी है, तृतीयेश और षष्ठेश, तीसरे और छठे का। तो तीसरे और छठे के फल भी शुक्र की दशा में मिलेंगे, क्योंकि तीसरे और छठे का स्वामी गुरु वो शुक्र को देख रहा है, जिसकी दशांतर दशा है। 9वां कारक जो सक्रिय हो जाता है किसी भी ग्रह की दशांतर दशा में, विंशोत्तरी दशा का विश्लेषण कर रहे हैं हम। 9वां कारक कौन सा है, दशानाथ जिस भाव में स्थित है, जिस राशि में स्थित है, उस भाव का स्वामी, मतलब राशिश, वहाँ जो राशि है उसका स्वामी जिन भावों को प्रभावित करता है, उनके फल भी इस ग्रह की दशांतर दशा में मिलेंगे। तो अब फिर से अप्लाई करते हैं। अब आप देखो, यहाँ शनि दूसरे भाव में स्थित है 8वीं राशि में। 8वीं राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल। मंगल कहाँ बैठा है, लग्न में, तो लग्न के फल मिलेंगे शनि की दशा में। अब देखो, ना तो शनि देख रहा है लग्न को, ना वहाँ कोई राशि है शनि की, ना वहाँ बैठा है, फिर भी शनि अपनी दशांतर दशा में लग्न के फल देगा, क्योंकि शनि का राशिश मंगल है जो कि लग्न में स्थित है। और इस मंगल ने चौथी दृष्टि से देखा चौथे भाव को, और केतु को भी देखा, तो उनके फल भी आएंगे शनि की दशांतर दशा में। फिर मंगल ने 7वीं दृष्टि से देखा 7वें भाव को और गुरु को, और खासम खास बात क्या है, वहाँ मंगल की दूसरी राशि मतलब मेष राशि भी है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव जाएगा, क्योंकि वह राशि भी है मंगल की। तो अब सप्तम भाव गुरु
उसके फल भी शनि की दशा अंतर्दशा में आएंगे, जबकि शनि देख ही नहीं पा रहा गुरु को या सप्तम भाव को। फिर मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है। मंगल ने 8वीं दृष्टि से कहाँ देखा? 8वें भाव को। तो 8वें भाव के फल भी शनि की दशा अंतर्दशा में मिलेंगे, क्योंकि शनि का राशिश मंगल है, वो अष्टम भाव को देखता है। और मज़ेदार चीज़ है कि यहाँ पर है शनि भी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, तो अब बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया। 8वें भाव के बहुत ज़्यादा फल आएंगे। एक और चीज़ ऐड कर सकते हो आप इस तरह से, अष्टमेश शुक्र मंगल के साथ बैठा है बहुत नज़दीक। आप देखो मंगल 26 अंश का है और शुक्र 24 अंश का, तो कई सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, तो अष्टम भाव के बहुत गहरे प्रभाव आएंगे शनि की दशा में भी। इस तरह से आप ले सकते हो कि गुरु की दशांतर दशा हो तो गुरु का राशिश, गुरु किसकी राशि में बैठा? मंगल की, तो गुरु का राशिश कौन हुआ? मंगल। वही वाली बातें आ जाएंगी सारी। फिर से मंगल लग्न में बैठा है, उसके फल आएंगे। मंगल चौथे भाव को देखता है, केतु को देखता है, उसके फल आएंगे। मंगल फिर से सप्तम भाव को देखता है, गुरु को देखता है, उसके फल आएंगे। मंगल अष्टम भाव को देखता है, उसके फल आएंगे। फिर इवन मंगल शुक्र और बुध के साथ बैठा है, वो जिन भावों के स्वामी हैं, वो जिन भावों को देखते हैं, वो जहाँ बैठे हैं लग्न में, उनके सबके फल आएंगे। अब आइए लास्ट 10वां सिद्धांत या कारक तत्व कह दो, वो क्या है जो एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है ग्रह की दशांतर दशा में? वो है भाव कारक या ग्रह कारक। ग्रह हमने पिछली वीडियोस में बताया था आपको, ग्रह अलग अलग भावों के कारक होते हैं और बातों के भी कारक होते हैं। बातों के, जिस तरह बुध दशम भाव में वैश्य कर्म का कारक है, लेकिन स्किन का कारक भी है, त्वचा का, कपड़े का कारक है। इस तरह से वात पित्त कफ का तीनों त्रिदोषों का कारक है। इस तरह से तो हर एक ग्रह भावों का कारक भी है, एक या एकाधिक भावों का कारक, और इस तरह बहुत सारी बातों का कारक भी है। तो जिस भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चलेगी, वो जिन जिन भावों का कारक है और जिन जिन बातों का कारक है, उन सब से संबंधित फल भी उसी ग्रह की दशा अंतर्दशा में मिलेंगे। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे सूरज है, सूर्य पहले भाव का कारक है, आत्म कारक कहते हैं। पंचम भाव का कारक है दिल, नवम भाव का कारक है पिता का, और दशम भाव का कारक है क्षत्रिय कर्म, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ सूर्य पित्त का कारक भी है। पित्त दोष हड्डियों का कारक है, हमारी सिर का कारक है, हेड है सूर्य। सूर्य सभी ग्रहों का हेड है, उसके गिर्द घूम रहे हैं सारे ग्रह, जिस तरह बॉस के गिर्द घूमते हैं सबॉर्डिनेट्स। सूर्य दिल का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य राजा का कारक है, सूर्य गवर्नमेंट सर्विस का कारक है, सूर्य अग्नि तत्व का कारक है, सूर्य कटु रस का कारक है, सूर्य जुआ खेलना, ठीक है, शक्ति, पावर, यश, सम्मान, सत्व गुण, भगवान शिव के प्रति समर्पण भाव, भक्ति भाव, इन सब का कारक है सूर्य। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा अगर होगी तो ये सब भी फल आएंगे कमोबेश, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। जिस तरह सूर्य अगर चौथे या दशम भाव में हो और दशा अंतर्दशा आ गई, बली है, तो गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती है, मिल सकती है बड़े आराम से, या रिकॉग्निशन मिल जाएगी। कोई कवि है, कोई साहित्यकार है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस तरह से रिकॉग्निशन मिल जाती है। जिस तरह सूर्य, वास्तु में सूर्य क्या है? पूर्व दिशा, तो उस वक्त मकान आदमी लेगा तो पूर्व दिशा वाला, जिसकी पूर्व दिशा ज़्यादा खुली होगी। खुली जगह हैं, आलीशान भवन, इमारतें, बड़े बड़े हॉल, राइट साइड विंडो, ये सूर्य है। किसी भी घर की प्रकाश व्यवस्था, तो सूर्य की दशा है, उस वक्त हो सकता है आदमी पूरे घर की लाइटिंग वो ढंग से अरेंज करवाए। तो इस तरह से किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा होगी तो वो जिन जिन भावों का कारक है उसके फल भी मिलेंगे, और जिन जिन बातों का कारक है
वो फल भी मिलेंगे। जिस तरह सूर्य में मंगल या मंगल में सूर्य है तो दोनों पित्त प्रधान है, तो पित्त की समस्या हो सकती है अगर वो नेगेटिव हैं, अशुभ होके बैठे हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें मैं देखो आपको 10 फैक्टर बताए हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। अगली वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल लेकर इसकी समरी वो बताऊंगा आपको। एक और एग्जाम्पल लेकर हम बताएंगे आपको, उससे आप और ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। बाकी अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है इस मामले में, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। एक और सूचना आपको देनी है, हमने अभी अभी हाइब्रिड मोड में 2 कोर्सेज शुरू किए हैं। एक वैदिक वास्तुशास्त्र और दूसरा पामिस्ट्री, हस्त सामुद्रिक शास्त्र या हस्त रेखा शास्त्र। तो ये हाइब्रिड मोड में है, मतलब आप ऑनलाइन कर सकते हो घर बैठे, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी आप हों, या आप ऑफलाइन कर सकते हैं। ये सेक्टर 63 में हमने शुरू किए हैं अभी 4 फरवरी को। अभी 3 क्लासेस हुई हैं, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो पिछली वाली रिकॉर्डिंग आपको सब दे दी जाएंगी। आप दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पीछे हमने कुछ कोर्सेज किए थे जिनकी अब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। वो हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो जूम पर हमने कोर्सेज किए थे वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इन कोर्स में किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।